प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वीकली टेस्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को काम दे सकता है, वैसे प्रश्नों को आज मैं ले करके आया हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ में आप लोग बने रहें। और 2024 में जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, उस एग्जाम का तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से आप लोग करते रहें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से काफ़ी जो है ना धाकड़ तरीके से एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। चाहे आप कोई भी क्लास के हो, ठीक है, कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल भी बेहिचक आप लोग मेरे साथ में बने रहें। लेकिन आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो वीकली टेस्ट पेपर है, जो वीकली टेस्ट क्वेश्चन है, जो 9 दिसंबर को आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, वे हर एक प्रश्न को आज मैं ले करके आया हूं। और इनसे पहले भी काफ़ी सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो आप लोगों को बिल्कुल भी एग्ज़ाम में मदद कर सकता है, वैसे वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से भी जा करके देख सकते हैं। और बाकी वीडियो के लिए प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा। मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए, वहाँ पर एक अलग से 2024 लिखा हुआ जो है ना, अलग से फोल्डर बना होगा, अलग से प्ले लिस्ट बना होगा, वहीं पर काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में अभी मैं आप लोगों को टोटल जो है ना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था की कुल बचत आखिर कितना होगा। तो देखिए, सभी लोग, अगर सभी लोग अपने बचत की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है, तो वैसे में क्या होगा, वैसे में जो है ना उसमें वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी वृद्धि जो है उसमें बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। देखिए, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है, तो किस में होता है, तो स्फीति में होता है। किस में, स्फीति में होता है। आगे देखिए, जो यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त क्या होती है। अर्थव्यवस्था की आखिर कोई संतुलन की शर्त होता है ना, कोई शर्त उसमें होता है कि कोई नियम होता है। तो देख लीजिए उसमें क्या होगा कि समस्त मांग के बराबर में समस्त पूर्ति को रखा जाता है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके रखिएगा, लिखते चलिएगा। मैं बार बार आप लोगों को लिखने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लिखिएगा नहीं तब फिर याद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल भी लिखिए, आप लोग लिखते चलिएगा, साथ साथ में दिमाग में रिपीट करते चलिएगा, फिर जाके जो आप लोगों को जल्दी से याद होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सकल उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है ना, इसे प्रभावी मांग का सिद्धांत कहा जाता है, इसे प्रभावी मांग का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देख लीजिए, जो अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो बिल्कुल भी सही दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ जो पहला पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, ये बिल्कुल भी सही जवाब है। दूसरा देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन तथा जो न्यूनतम उत्पादन होता है उसकी संभावना उसमें नहीं होती है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है, दोनों ऑप्शन इसका सही उत्तर है, यानी कि ए और बी बिल्कुल भी सही जवाब है। आगे देख लीजिए कि केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर होता है। तो प्रभावी पूर्ण मांग पर जो है वो निर्भर होता है। आगे देख लीजिए कि रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था या फिर किसने दिया था। तो देख लीजिए, J.M. केन्स ने दिया था। किसने, J.M. केन्स ने दिया था। आगे देख लीजिए कि पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एक इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं। तो आखिर उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे पूर्ण रोजगार कहा जाता है, क्योंकि वह पूर्ण रोजगार को ही प्राप्त करेगा। आगे देख लीजिए, आगे जो यहाँ पर है 9 नंबर का प्रश्न है कि अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य होते हैं तथा क्या होता है कि काम करने को तैयार भी होते हैं, परंतु काम नहीं मिलता है।
तो मतलब ऐसा जो है किसने कहा था, किसने कहा था? तो यहाँ पर देख लीजिए हैंस ने कहा था। किसने? हैंस का कथन है। आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न है कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक क्या होता है? सामूहिक मांग का प्रमुख घटक क्या होता है? तो सार्वजनिक उपभोग होता है। क्या होता है? सार्वजनिक उपभोग होता है। देखिए पूंजीगत पदार्थ कौन होते हैं? पूंजीगत जो पदार्थ हैं कौन होते हैं? 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो देखिए पूंजीगत जो पदार्थ होता है ना, जैसे कि मशीन होगा और बिल्डिंग भी होगा, औजार भी होगा, इसमें काफ़ी सारा जो है ना चीज़ आ सकता है, ऑप्शन को घुमा सकता है। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है? इनमें से सभी जो है इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। आगे देखिए अगला जो है कि किसने कहा था कि औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय एवं आय के किसी भी विशेष स्तर का अनुपात होता है? तो आखिर किसका कथन है? तो याद रखिएगा कुरिहारा का कथन है। किसका है? कुरिहारा का कथन है। आप लोग लिख लीजिए, याद करते चलिए साथ साथ में, ठीक है? आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 13 नंबर का जो प्रश्न है कि किसने कहा था कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर उपभोग एवं आय का अनुपात होता है? तो किसका कथन है? तो याद रखिएगा पीटरसन का कथन है। किसका? पीटरसन का कथन है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 14 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। 14 नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाला परिवर्तन का अनुपात होता है? तो किसने कहा था? तो याद रखिएगा कुरिहारा का ही कथन है। क्योंकि देखिए इनका जो है ना इकोनॉमिक्स में बहुत सारा कथन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए अगला जो है कि आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात होता है। आय के विभिन्न स्तर पर बचत और आय का अनुपात होता है, तो आखिर उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहलाता है? तो देख लीजिए बचत प्रवृत्ति आय उसे हम लोग कहेंगे, बचत प्रवृत्ति आय, ठीक है? आगे देखिए जो अगला यहाँ पर है कि एमपीसी, एमपीसी का फुल फॉर्म होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो आखिर क्या होता है इसका मतलब? तो इसका मतलब होता है कि उपभोग में परिवर्तन भी होगा और अकाउंट आय में भी परिवर्तन होगा। मतलब यहाँ पर देख लीजिए उपभोग में परिवर्तन और अकाउंट में भी परिवर्तन, मतलब यहाँ देख लीजिए ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। आगे देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न है कि औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात जो है किसने कहा था? मतलब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में आप लोगों को पढ़ना है कि औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है, तो किसने कहा था? तो ये किसका कथन है? तो किजर का कथन है। किसका? किजर का कथन है। और एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोग 2022 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं या फिर 2023 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो बहुत पहले अपलोड हो चुका है, आप लोग जा करके देख लीजिए, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए मॉडल पेपर जो होता है ना, मॉडल पेपर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉडल पेपर हर एक जो मैंने सॉल्व कराया है, हर एक मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि 2022 का मॉडल पेपर कैसा था, 2023 का मॉडल पेपर कैसा है और 2024 का मॉडल पेपर कैसा होने वाला है, ठीक है? तो जा करके आप लोग देख लीजिए, हर एक मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ जो 18 नंबर का प्रश्न है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है, तो आखिर उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सीमांत बचत कहा जाता है। कौन सा बचत होगा? तो वो सीमांत बचत के प्रवृत्ति होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी याद करके रखिएगा। आगे देखिए जो अगला है कि किसके अनुसार, मतलब कौन कहा है कि ब्याज से अभिप्राय किसी भी निश्चित समय के लिए तरलता के परित्याग में प्राप्त होने वाला जो पारितोषिक है। तो आखिर यहाँ जो लाइन है किसने कहा था? तो यह केन्स का ही कथन है। किसका है? केन्स का ही कथन है। आगे देख लीजिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है? देखिए 20 नंबर का कि स्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन कौन से होते हैं? तो देखिए राजकोषीय उपाय जो होंगे ना बहुत सारा होगा, जैसे कि सार्वजनिक व्यय में कटौती होगा, करों में भी वृद्धि होगा, कर मतलब टैक्स होता है, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि भी होगी। मतलब इनमें से हर एक जो यहाँ पर है बिल्कुल भी
सही जवाब है। आगे देख लीजिए, अस्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? तो बहुत सारे उपाय होंगे, जैसे बैंक दर में वृद्धि करना, खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना और नगद कोष अनुपात में भी वृद्धि करना। मतलब इनमें से सभी जो है इसका बिल्कुल भी सही जवाब है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता को व्यक्त कौन करेगा? तो देखिए, अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक स्थितियां होता है, ठीक है, तो आर्थिक स्थितियों को कौन व्यक्त करता है, कौन बताता है? तो देखिए, न्यून मांग होता है वे बताएंगे, और जो अतिरिक्त जो मांग होते हैं ये दोनों बताएंगे मिल करके। तो यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। आगे भी देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2023 के जितने सारे स्टूडेंट एग्जाम दिए थे बिल्कुल भी एग्जाम आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। मॉडल पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्यक्ष कर में आयकर होगा और उपहारक होगा, मतलब उपहार कर होगा, और संपत्ति कर भी होगा। मतलब इनमें से सब जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर कौन कौन होगा? तो यहाँ पर भी ये वाला याद करके रखिएगा, बिक्री कर होगा, उत्पादन कर होगा, मनोरंजन कर होगा। मतलब इनमें से सब जो है इसका राइट आंसर है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, अगला जो है कि न्यून मांग को ठीक करने के अन्य उपायों में निम्न में कौन कौन से उपाय जो हैं उसके सटीक हो सकते हैं? तो देखिए, आयात और निर्यात भी होगा, समर्थन मूल्य भी होगा, और मजदूरी नीति भी होगा। मतलब इनमें से सब जो है इसका सही उत्तर है। आगे देख लीजिए कि अतिरेक मांग को ठीक करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके भी बहुत सारे उपाय हैं। देखिए, राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, उत्पादन में वृद्धि उपाय। मतलब इनमें से सब जो है इसका सही उत्तर है। और एक चीज़ देखिए, अगर 9 दिसंबर को आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा ना, तो उसमें काफ़ी सारा प्रश्न जो है 2 वीडियो का बिल्कुल भी आप लोगों को मिलने वाला है। देखिए, 2 वीडियो आप लोगों को देखना ही है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में इनसे पहले का जो वीडियो है वो वीडियो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों वीडियो का ही प्रश्न एग्जाम में आएगा, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है आप लोग तो देखे होंगे कि 9 दिसंबर को कौन कौन सा चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 27 नंबर का प्रश्न भी नोट करिए कि राजकोषीय नीति के प्रमुख संघटक कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, उनका कर होता है, सार्वजनिक ऋण भी होता है, और यहाँ पर देखिए कि घाट की जो बीच व्यवस्था में प्राप्त किया जाता है धन, तो ये भी इसमें शामिल होता है। मतलब इनमें सब होगा इसका। आगे देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक यानी कि इंटरेस्ट एंड प्राइस लिख के लेखक कौन है? कौन है इनका लेखक? तो याद रखिएगा, नट विक्सेल हैं। कि कौन है? तो नट विक्सेल हैं इसका राइटर, इनके लेखक, ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, आगे जो है कि गुणक की प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी हो सकती है? तो गुणक की मान्यताएं बहुत सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की जो उपलब्धि है ये भी होगा, विनिमय की जो निरंतरता है ये भी होगा, विनिमय में शुद्ध एवं निरंतर वृद्धि भी होगा। मतलब इनमें से सब जो है इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। आगे देख लीजिएगा कि व्यापार चक्र के उत्पन्न में होने वाले निम्नलिखित में कौन कौन से जो कारण है वो हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, अस्फीतिक दशाएं जो है ये हो सकता है, और यहाँ पर जो अवस्फीतिक दशाएं हैं ये भी हो सकता है। मतलब जो यहाँ पर ए और बी है ना, ये दोनों हो सकता है। बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। और अभी मैंने जितने सारे प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराया है वीकली टेस्ट के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रश्न को आप लोगों को याद करना है, हर प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, और देखिए अपने दोस्तों के पास में वीडियो को भी शेयर करना है, ठीक है। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर इतना नंबर का प्रश्न समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।